गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट प्रथम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पिछली क्लास में सत्ता की अवधारणा का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सत्ता का अर्थ, परिभाषाएं, सत्ता पालन के सिद्धांत और सत्ता के प्रकारों का अध्ययन किया, जिसमें आपने देखा कि सत्ता के स्रोत या प्रकार किस तरह से उत्पन्न होते हैं, कि किस तरह से परंपरागत सत्ता होती है, बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक सत्ता होती है, करिश्मात्मक सत्ता होती है। उसके अलावा क्षेत्रीयता की दृष्टि से हमने देखा कि प्रांतीय, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सत्ता होती है। संवैधानिक दृष्टि से हमने देखा कि संविधान से प्राप्त और सरकारी या साधारण कानून से प्राप्त सत्ता होती है। सरकार के अंगों के आधार पर हमने देखा कि किस तरह से विधायी, कार्यकारी और न्यायिक सत्ता होती है। ऐसे ही हमने संख्यात्मक दृष्टि से देखा एकल, बहुल सत्ता। उसी प्रकार विभिन्न विषयों की दृष्टि से हमने सत्ता के प्रकार देखे, जिसमें धार्मिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, आर्थिक सत्ता और तकनीकी सत्ता होती है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपने देखा कि सत्ता का अर्थ क्या है, सत्ता को परिभाषित किस तरह से किया जा सकता है, सत्ता पालन की सत्ता के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है और सत्ता के प्रकार क्या क्या है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम देखेंगे सत्ता पालन के आधार। तो आज की इस क्लास में हम सत्ता पालन के आधारों के विषय में अध्ययन करेंगे कि किन आधारों पर कोई भी व्यक्ति या जनता एक सत्ताधारी की सत्ता का पालन करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि हमें उन आधारों को देखना है जिन आधारों पर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार करता है या कोई संस्था दूसरी संस्था की सत्ता को स्वीकार करती है। सत्ता के प्रसंग में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं, अर्थात सत्ता पालन के क्या आधार है। साइमन ने सत्ता पालन के मुख्य 4 आधार बताए हैं। जो हर्बर्ट साइमन है, राजनीतिक विचारक, उसने कहा है कि सत्ता पालन 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है विश्वास। यह सत्ता पालन का महत्वपूर्ण आधार है। अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों की पालना करते हैं। सत्ताधारी के प्रति विश्वास जितना गहरा होगा, आदेश का पालन उतना ही सरल और स्वाभाविक होगा। तो जो पहला आधार है किसी भी सत्ताधारी की सत्ता को स्वीकार करने का या उसके पालन करने का, वो होता है विश्वास। किसी भी अधीनस्थ को अपने उच्च अधिकारी पे या सत्ताधारी पे जनता को विश्वास नहीं होगा, तब तक वह उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, और जितना ज्यादा विश्वास होगा उतना ही ज्यादा सत्ता पालन स्वाभाविक और सरल होगा। जैसे लोकतंत्र में जन विश्वास के आधार पर जो सरकार होती है वो उतनी ही स्थायी और टिकाऊ होती है, और जिस सरकार को विश्वास कम या जिस पार्टी को विश्वास कम प्राप्त होता है उसका कार्यकाल उतना ही कम होता है या उसकी सत्ता का पालन उतना ही कम किया जाता है। तो विश्वास के आधार पर सत्ता का पालन किया जाता है। तो दूसरा आधार है एक रूपता। ये मानव स्वभाव है कि वह उन लोगों के परामर्श, सुझाव व आदेशों को अधिक महत्व देता है जो उसके साथ विचारों व आदर्शों की एक रूपता रखते हैं। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति से अपने विचार मिलते हैं उसके संपर्क में हम लोग ज्यादा रहते हैं, उसकी बात को हम ज्यादा मानते हैं। इसलिए सत्ता पालन का जो दूसरा आधार है वह है एक रूपता। अर्थात जब तक विचारों की एक रूपता नहीं होगी, जब तक उसका स्वभाव हमसे नहीं मिलेगा किसी सत्ताधारी का, या अधीनस्थ के स्वभाव से सत्ताधारी का स्वभाव नहीं मिलेगा, तो उसकी पालना मुश्किल है। इसलिए स्वभाव की या विचारों की एक रूपता भी सत्ता पालन का आधार होता है। अर्थात जिस व्यक्ति के स्वभाव से हमारी एक रूपता होती है उसकी बात को हम ज्यादा मानते हैं, या जिस सत्ताधारी का स्वभाव
या उसकी मन के भाव है जो अधीनस्थों से मिलते हैं, उसकी बात को आसानी से माना जाता है। तीसरा जो सत्ता पालन का आधार है वह है दबाव। अनेक बार दबाव व बाध्यकारी शक्ति सत्ता पालन के आधार के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक संगठन या प्रत्येक राज्य व्यवस्था में अल्प संख्या में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर विश्वास व एकरूपता का प्रभाव कम पड़ता है और जो दमन और दबाव की भाषा ही समझते हैं। लेकिन एक अच्छे सत्ताधारक को चाहिए कि वो दमन व दबाव का सहारा कम ही ले या उसे कम ही लेना पड़े। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग विश्वास भी नहीं करते, स्वभाव भी नहीं मिलता, लेकिन सत्ता का पालन भी आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में सत्ताधारी को दबाव और दमन का सहारा लेना पड़ता है, अर्थात शक्ति के बल पर, कानून के बल पर या उस पे प्रेशर डाल के या उस पे दबा के उसे आदेशों की पालना करवाई जाती है। लेकिन एक अच्छे सत्ताधारक के लिए दबाव की भाषा का प्रयोग करना ठीक नहीं है, अर्थात एक अच्छा सत्ताधारी वही होगा जो बिना दबाव के अपनी बात को मनवा ले। इसलिए जो तीसरा आधार है दबाव, वो एक नकारात्मक इफेक्ट डालता है, अर्थात दबाव का प्रयोग कम करना चाहिए एक सत्ताधारी को अगर उसकी सत्ता को लोकप्रिय बनाना है। तो चौथा जो आधार है वह है वैधानिकता। प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है। इस पद सोपान व्यवस्था में सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त हो जाती है, जिसके चलते अधीनस्थों द्वारा उसके आदेशों की पालना की जाती है। विद्यार्थियों, आप देखते होंगे कि प्रत्येक संगठन में उच्च अधिकारी होते हैं, फिर उसके बाद निम्न अधिकारी होते हैं और एक पदक्रम श्रृंखला होती है कि सबसे बड़ा अधिकारी, उससे नीचे वाला अधिकारी, फिर उससे नीचे वाला अधिकारी, फिर उससे नीचे वाला अधिकारी, और ये कानून के तहत होता है, अर्थात कानून के द्वारा ही ये पदक्रम निर्धारित होता है। तो अगर कोई भी सत्ताधारी अपने आदेशों की पालना इस आधार पर करवाता है या अधीनस्थ इस आधार पर सत्ताधारी के आदेशों की पालना करता है कि ये उच्च अधिकारी है और इसके आदेशों की पालना करना कानून के अनुसार अनुरूप है या कानून में ऐसा लिखा हुआ है और उस आधार पर सत्ता की पालना की जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये वैधानिक आधार है सत्ता का, अर्थात कानूनी रूप से उस व्यक्ति को वो सत्ता प्राप्त है और इसी आधार पर अधीनस्थ उसकी पालना करते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों की पालना विभिन्न आधारों पर करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस तरह से एक सत्ताधारी के आदेशों की पालना की जाती है और उसके क्या क्या आधार होते हैं। अब है सत्ता की सीमाएं, अर्थात जो सत्ताधारी है उसको किन किन सीमाओं में रह के कार्य करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जिन पे आदेशों को लागू किया जाता है या जिस पे कानून लागू किए जा रहे हैं उसकी ही सीमाएं होती है, बल्कि एक सत्ताधारक की भी सीमाएं होती है और इस तरह से एक सरकार की भी सीमाएं होती है। और वो क्या क्या सीमाएं जिसमें उसको रहना पड़ता है। सत्ता के बिना व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु सभ्य और सुसंस्कृत समाज सत्ता के सीमित प्रयोग में विश्वास रखता है। इसलिए सत्ता की सीमाएं निर्धारित कर दी जाती है ताकि सत्ता का दुरुपयोग न हो सके। सत्ता को संवैधानिक सीमाओं में कार्य करना पड़ता है। इसके अलावा परंपराएं, सामाजिक रीति रिवाज, संस्कृति, नैतिक मूल्य आदि भी सत्ता को नियमित और सीमित करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये देखना है कि किन किन सीमाओं में रह करके एक सत्ता को कार्य करना पड़ता है। सत्ता स्वेच्छाचारी नहीं हो सकती, सत्ता आतताई नहीं हो सकती, सत्ता पर कुछ सीमाएं लगा दी गई है और एक सभ्य समाज ये कल्पना करता है या ये आशा करता है कि सत्ता को उन सीमाओं में रहकर ही कार्य करना चाहिए। तो ये सीमाएं कौन कौन सी हम देखते हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक सीमा। किसी राज्य के संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु किसी भी देश की सरकार के पास यह शक्ति नहीं है कि वह अपने राज्य के नागरिकों को प्राकृतिक अधिकारों या मौलिक स्वतंत्रताओं जैसे जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमित संपत्ति से वंचित करे। यह सत्ता की प्राकृतिक सीमा है।
इसका उल्लंघन करने वाले सत्ताधारी को शीघ्र सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। अर्थात मनुष्य के जो प्राकृतिक अधिकार है उसका हनन कोई भी सत्ताधारी नहीं कर सकता। उसे प्रकृति से ही वह अधिकार प्राप्त है, चाहे देश का कानून उसे वह अधिकार दे या नहीं दे, लेकिन उन प्राकृतिक अधिकारों की सीमा में रहकर ही किसी सत्ताधारी को अपना कार्य करना पड़ता है। दूसरी सीमा है धर्म या नैतिकता। धर्म और नैतिकता भी सत्ता को सीमित करते हैं। यदि कोई सरकार नागरिकों को धर्म व नैतिकता के विरुद्ध आदेश देती है तो उसका पालन करवाना कठिन है। विद्यार्थियों, आपने देखा कि देखते हो कि नागरिकों में या व्यक्तियों में धर्म के प्रति विशेष लगाव होता है और उस धर्म में विश्वास के कारण वह लोग उससे आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। अगर कोई सत्ताधारी किसी व्यक्ति के धर्म और नैतिकता के बीच में दखल देता है या उसमें कोई इंटरफेयर करता है तो ऐसी स्थिति में, उसके विरुद्ध आदेश देता है तो ऐसी स्थिति में उसके आदेशों की पालना करना संभव नहीं है या जनता उसके विरुद्ध हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में धर्म और नैतिकता की सीमाओं में रहकर भी एक सत्ताधारी को कार्य करना पड़ता है। तीसरी सीमा है संस्कृति। सत्ता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध है। संस्कृति ही हमारे आचार विचार, कला, साहित्य एवं धर्म, नैतिकता आदि का सम्मिलित रूप है। किसी भी सत्ता को उस देश की संस्कृति के विरुद्ध आदेश देने या कदम उठाने का अधिकार नहीं होता। संस्कृति व्यक्ति के आचार विचार में रची बसी होती है, अतः कोई भी अध्यक्ष संस्कृति के विरुद्ध सत्ता के आदेशों की पालना को राजी नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति वहाँ के जन में बसी हुई होती है, उसके आचार विचार में बसी हुई होती है। तो अगर कोई सत्ताधारी उस संस्कृति के विरुद्ध आदेश दे या उस संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाला आदेश दे तो उसकी पालना संभव नहीं है। इसलिए सत्ताधारी को संस्कृति की सीमाओं में रहकर भी कार्य करना होता है। चौथी जो सीमा है वह है संविधान व नियम उपनियम। संविधान सत्ता का प्रथम व अंतिम स्रोत होता है जिसका पालन करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही प्रत्येक संगठन के अपने नियम उपनियम होते हैं, अतः सत्ताधारी को उसके अंदर रहकर ही कार्य करना पड़ता है। विद्यार्थियों, संविधान हमारे राष्ट्र का कानून होता है या संविधान किसी भी देश के राष्ट्र कानून की किताब होती है और वह सत्ता का प्रथम और अंतिम स्रोत होता है। अर्थात सत्ताधारी अपनी सत्ता संविधान के नियमों के अंतर्गत प्राप्त करता है और इसके साथ ही प्रत्येक संगठन के भी अपने नियम उपनियम होते हैं। किसी भी सरकारी संगठन के अपने खुद के उपनियम और नियम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सत्ताधारी को संविधान और संगठन के नियमों के अधीन रहकर ही कार्य करना पड़ता है। अर्थात वो नियमों का उल्लंघन करके अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता, उन नियमों के अधीन रहते हुए ही उसे कार्य करना पड़ता है। वो चाहकर भी उन नियमों को तोड़ नहीं सकता। तो ये भी सत्ता की सीमाओं को निर्धारित करते हैं। पांचवी जो सीमा है वह है अधीनस्थों द्वारा निर्मित संघ एवं अधीनस्थों की सीमाएं। अधीनस्थों के भी अपने संघ होते हैं ताकि वे उसके माध्यम से अपने हितों की पूर्ति के लिए आवाज उठा सके। ये संघ भी सत्ता की सीमा को निर्धारित करते हैं क्योंकि इनके होते हुए सत्ताधारी अधीनस्थों के हितों को आघात पहुंचाने वाले आदेश जारी नहीं कर सकता। विद्यार्थी, आपने देखा होगा कि छात्र संघ होते हैं, किसान संघ होते हैं, मजदूर संघ होते हैं। इसी प्रकार अलग अलग वर्ग के व्यक्तियों के, अलग अलग अधीनस्थ कर्मचारियों के अपने अपने संगठन होते हैं और उस संगठन के द्वारा वह अपने हितों को सरकार के सामने रखते हैं या उस सत्ताधारी के सामने रखते हैं। अतः कोई भी सत्ताधारी ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकता जो उस संगठन के हितों के खिलाफ हो। अगर किसी सत्ताधारी द्वारा ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं तो उसका विरोध संगठन के माध्यम से किया जाता है और अंततः उसको ऐसे आदेशों को वापस लेना पड़ता है। अतः जो अधीनस्थ है, उनके संगठन है, उनके द्वारा भी किसी भी सत्ताधारी की सत्ता सीमित होती है और उसके अंतर्गत रहकर ही कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार
अधीनस्थों की जो सीमाएं होती है, अर्थात उसकी शारीरिक सीमा, उसकी मानसिक सीमा, उसमें रहकर भी सत्ताधारी को कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वह जानबूझकर भी ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकता जो किसी भी अधीनस्थ के शारीरिक या मानसिक क्षमता के विरुद्ध हो। अगली जो सीमा है वह आर्थिक सीमा है। सीमित आर्थिक संसाधन व क्षमता भी सत्ता की सीमाओं को निर्धारित करते हैं, अर्थात किसी भी सत्ताधारी को अपनी आर्थिक कैपेसिटी में रह करके, आर्थिक सीमा में रह करके कार्य करना पड़ता है। कोई भी सत्ताधारी ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकता जिसके लिए उसके पास बजट नहीं हो, पैसा नहीं हो, अर्थात जितना पैसा उसके पास होगा या जितना बजट उसके पास होगा उसके भीतर रहकर ही उसे कार्य करना पड़ता है, उसके अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। अगली जो सीमा है वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन व कानून। प्रत्येक राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय कानून व अंतर्राष्ट्रीय संघ के नियमों की पालना करनी होती है। अतः कोई भी सत्ताधारी या कोई भी देश की सरकार ऐसा कोई कानून जारी नहीं कर सकती, ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नियमों के विरुद्ध हो। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से सत्ता पालन के क्या आधार है, सत्ता की सीमाएं क्या क्या होती है और एक सत्ताधारी को किन किन सीमाओं में रहकर कार्य करना पड़ता है। तो हमने अब तक देखा कि सत्ता की अवधारणा का क्या मतलब है, सत्ता का अर्थ क्या होता है, सत्ता की परिभाषाएं क्या होती है, सत्ता के कौन कौन से प्रकार है, सत्ता पालन के आधार क्या है और सत्ता को किन सीमाओं में रहकर कार्य करना पड़ता है। विद्यार्थियों, आप शक्ति और सत्ता दो अवधारणाएं अभी इसमें पढ़ चुके हैं। अब निश्चित रूप से आप दोनों में अंतर कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि शक्ति और सत्ता में क्या अंतर होता है। तो विद्यार्थियों, आप इसको ध्यान से देखना, उसके बाद इसके क्वेश्चंस बना लेना आप लोग। और आप जब भी कॉलेज में आएंगे तो आप मेरे को ये सारे चेक करवाने हैं, आपको इसको तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। धन्यवाद विद्यार्थियों।